वैसे ही जैसा मैंने कहा, हमारे शिल्पकारों में और आदरणीय स्वर्गीय आपटे जी, वैसे हम सभी को विदित है कि आपटे जी के स्वर्गवास को 4 साल से भी अधिक समय बीत गया है, परंतु उनकी स्नेहपूर्ण स्मृतियां आज भी हमारे मानस पटल पर अंकित है और रह रहकर पुनः याद आती है। हम जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को आपटे जी के सानिध्य का अनुभव मिला, तो देश भर के ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा उनके साथ अनुभव की गई स्मृतियों का संकलन किया गया। उनके भाषणों द्वारा किया हुआ कुछ भाष्य संकलित रूप में एक स्मृति ग्रंथ में आज निर्मित हुआ है। वैसे उसी कड़ी में पहला पुस्तक मराठी का निकला जो मुंबई में प्रकाशित हुआ, दूसरा पुस्तक आपटे जी के वैचारिक विषयों पर हुआ नेशन फर्स्ट, जिसका प्रकाशन दिल्ली में हुआ, और आज प्रोफेसर बाल आपटे व्यक्तित्व एवं विचार इस हिंदी पुस्तक का प्रकाशन विमोचन हम करने जा रहे हैं। मैं फिर से एक बार भारत के रक्षा मंत्री माननीय मनोहर पर्रिकर जी और परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जी ठाकुर से अनुरोध करता हूं कि प्रोफेसर बाल आपटे व्यक्तित्व एवं विचार इस पुस्तक का आप विमोचन करें। जिस घटना हम सभी को इंतजार था, मैं आज के इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि और इस उद्घाटन हमारे इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन करता रक्षा मंत्री माननीय मनोहर पर्रिकर से अनुरोध करता हूँ कि आए और युवा निर्णय का मार्गदर्शन करें। मैं उन्हें स्पष्ट आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेश ठाकुर, इस मंच पे प्राध्यापक यशवंतराव केतकर युवा पुरस्कार जिनको प्राप्त हुआ है, वे श्री आर के विश्वजीत सिंह जी, जिनका बहुत अच्छा उद्बोधन आपको उद्बोधन दिखाया, भाषण दिखाया, उद्बोधन जिनका हमने सुना, विशेष अतिथि श्रीमती सोनल मानसी जी, माननीय सोनी जी, माननीय दत्तात्रेय भोसले जी, माननीय भूपेंद्र जी, बाकी सभी मंच पे विराजमान अभाविकों के विनय विजय और बाकी पदाधिकारी और यहाँ उत्साह से भरा हुआ पूरा सभा मंडल, मुझे आज इधर आने से काफी मेरे में उत्साह बहुत पैदा हो गया, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक होने पे हम लोगों ने कई लोगों की तालियां सुनी थी और कई लोगों का क्रिटिसिज्म भी सुना, लेकिन यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेने से पूरा मंत्र जाम उठा।
सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ आ पहुंचा। गोवा में कार्यक्रम था, तो गोवा में कार्यक्रम रद्द करके यहाँ आना मुझे जो एक निर्णय लिया अच्छा लगा। वैसे तो जिलेबी में मैं वही मटेरियल का हूँ जो मेरे आपने, और इससे मैं आप सब लोगों का आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जब जब देश के खिलाफ कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आवाज उभरे, उस समय एबीवीपी खड़ी होकर मुझे मालूम नहीं, मेरी उम्र ऐसी है। सोनू ने कहा से उनकी उम्र 73 है। आई डू नॉट बिलीव। मेरी उम्र ऐसी है कि मैं आशीर्वाद भी नहीं ले सकता हूँ। लगता है उनको साथ बैठे जोर से चिल्लाओ, लेकिन तालियों में एक डेंजर होता है। जब मैं कॉलेज में था उस समय हमारे यहाँ के डायरेक्टर हायर एजुकेशन जो थे वो कॉलेज के प्रोग्राम में आए हुए थे और उनको लंबा भाषण करने की आदत थी। हमें ये मालूम था तो हम लोग पीछे बैठ गए। 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया। हमें लगा कि 45 मिनट का टास्क पीरियड रहता था तो ये 45 मिनट में तो बंद हो जाएंगे, लेकिन बंद नहीं हुए। 50 मिनट हो गया और हमारी सहन शक्ति, उनकी जो पेशेंस था वो खत्म हो गया। हम लोगों ने पीछे बैठ के जोरदार तालियां बजानी चालू कर दी। हमें सिग्नल है कि वो बंद करेंगे, गलत सिग्नल गया। उन्हें लगा उनका भाषण इतना अच्छा हो रहा है, जो खत्म करके आए थे उन्होंने और आधा घंटा आगे ले लिया। यहाँ आया, अंत हो गया। मैंने पूछा कि एबीवीपी का, क्योंकि मुझे ज्यादा देर एबीवीपी में काम करने का नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब IIT में था गोवा में तो मैं संघ का काम करता था, IIT में गया तो भी संघ का काम करने लगा। लेकिन उस समय एबीवीपी से संपर्क आया था, इतने में इमरजेंसी लग गई और जो देश के डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं उनके पुरखों ने पूरा देश का गला दबा दिया। बाद में सब एक हो गए, संघ वाले, एबीवीपी वाले, सब पूरे ऐसे एक ही है, यूनिटी हो गई हमारी। जैसे ज्ञान, चारित्रशील और यूनिटी, तो यूनिटी कभी कभी ज्ञान और चारित्र के कारण होती है, वैसे कभी कभी जब संकट देश पे आता है उस समय भी यूनिटी हमारी काफी होती है। हमारे जैसे हम सर्जिकल स्ट्राइक हो गए कि तालियां मारते हैं, क्रिकेट में जीत गए कि उससे भी बड़े बड़ी तालियां मारते हैं। किससे मैं बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान इंडिया में खो नहीं रही, लेकिन तुमको याद रहेगा जब ये मैच होती थी तो भारत जीत गया तो हमारे सब क्रिकेटर को सर पे उठा के हम लोग नाचना चालू करते थे। मुझे कभी कभी टेंशन आ जाता, अगर भारत हार गया तो ये क्रिकेटर वालों का क्या हो जाएगा। उस दिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे उस दिन रात में सो नहीं पाया, कुछ गलत निकलता रहा तो हमारा क्या होगा। लेकिन हमारी सेना ने ये अवसर दे दिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं आज
इसमें ये महत्व रखा है कि हम लोग केवल शिक्षा न पाए, केवल शिक्षा पाने से आदमी लिटरेट हो जाता है, उसको लिखना आता है, उसको पढ़ना आता है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखे हैं जिनको लिखना नहीं आता है। ये चीज है, या जब मैं छोटा था उस समय हमारे साथ में जो कई लोग रहते थे, हमारे घर में रहते थे, मेरी माँ होती थी, उसको ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता था और सिग्नेचर कर सकती थी, 4th स्टैंडर्ड की, चौथी की, तो जस्ट पढ़ना आता था, जस्ट लिखना आता था। लेकिन डिग्री न होने के बावजूद भी वो ज्ञान मिलना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। थोड़ी अगर हिंदी में गलती हो गई तो माफ करना, क्योंकि मैं सोचता हमारे भाषा में बोलने में बाद में ट्रांसलेशन हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ तो वो ट्रांसलेशन ईस्टर्न ट्रांसलेशन में कभी भी गलती हो जाती है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि एबीवीपी ने कभी भी केवल डिग्री हासिल करना इसको माना नहीं। अपना ये दुर्भाग्य है कि अपने देश में डिग्रियां प्रिंटिंग प्रेस में जैसे 500-100 के नोट आते हैं, वैसी डिग्रियां भी निकलती थी। लेकिन डिग्री ले ली, हाईली एजुकेटेड हो गए, तो भी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी हो गए। मुझे याद है मैं कॉलेज के नया विधायक बना था 1995 में। एक कॉलेज के प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया, 400-500 स्टूडेंट थे। कुछ विषय पे मैंने उद्बोधन किया। अभी भी मैं भाषण नहीं करता हूँ, संका होने के कारण कई बार मुझे उद्बोधन करने की आदत हो गई, थोड़ा लेक्चर करने की आदत हो गई। तो वो करने के बाद सवाल जवाब शुरू हो गए। एक लड़की खड़ी हो गई और मुझे एक अजीब सवाल पूछा। उसने कहा कि पॉलिटिशियंस में काफी करप्शन है, मतलब पॉलिटिशियन में करप्शन आज का जमाने का नहीं है, वो 20-22 बरस पहले भी था और ऐसा ही परसेप्शन था। तो पॉलिटिक्स में जो करप्शन है, वो करप्शन को देखते हुए डू यू बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? ये सवाल पूछा। अभी आप तालियां नहीं मारोगे, क्योंकि मेरा जवाब जो था वो नेचुरली निकल गया, नो। देखा, एक भी ताली नहीं लगी। That was my immediate response, no. And then I realized that everyone's face is showing a shock, as if 1,000 rupees note has been cancelled. तो मैं नहीं किया था, लेकिन जितना शॉक उस दिन कई लोगों के चेहरे पे दिखाई दिया, अगर नहीं दिखाया गया तो वीडियो फोटो वापिस देख लो। कई चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के रेस में जो लोग हैं उनके चेहरे पे दिखाई दिया था, अभी भी दिख रहा है। Then I realized that मैंने जो कहा उनको बराबर नहीं समझा। I explained it to them. I explained it to them that मेरे हिसाब से ऑनेस्टी ये पॉलिसी का सवाल नहीं है, ये मेरे प्रिंसिपल का सवाल है। पॉलिसी कैन बी चेंज, आप पॉलिसी बदल सकते हैं, आप आपके तत्व नहीं बदल सकते। पॉलिसी आज आपकी रहेगी पेट्रोल की गाड़ी लेके घूमना, 10 साल के बाद आप सोचोगे पेट्रोल की गाड़ियां बहुत पोल्यूशन करती है, तो इलेक्ट्रिक कार लेके घूमना। तो पॉलिसी आपकी समय समय पे बदल सकती है। प्रिंसिपल इज फॉर इटर्निटी, इट कैनॉट चेंज। एंड मुझे लगता है ज्ञान, that's why at 73 she is student, I consider myself student. मैं अभी भी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते रहता हूँ।
ज्ञान देना बहुत महत्व का है। मुझे इस समय टाइम है ना, तालियां नहीं बजाओगे तो मुझे मेरे स्कूल के समय की घटना याद आती है। ये मैं कई जगह बताता हूँ और थोड़े लोगों ने इसको तो वर्ल्ड फोरम में भी बताई है। ये कहानी है मेरे गांव की। गोवा में हमारे छोटे छोटे गांव है, कई लोग गए होंगे। अगर कोई विद्यार्थी नहीं गया तो विद्यार्थी कहने लायक नहीं, तो नहीं गया तो मेरा हस्बैंड ले लो। गोवा में आओ लेकिन ड्रग्स के जमले में मत जाओ। तो हमारा जो गाँव है, जो गाँव से मुझे मेरा नाम सरने मिला है, वो पगड़ा उनके गाँव है। कलंगुट जो फेमस है बागा कलंगुट, उसके पहले वाला गाँव 4 किलोमीटर में। वहाँ हमारे इधर आदत है, मच्छी भी होती है तो एक प्रकार की मच्छी एक जगह से पकड़ी तो उसका खाना टेस्ट अच्छा रहता है। फल भी होता है तो एक जगह से आया तो अच्छा होता है। ऐसे कई गांव में रहेगा। वैसे हमारे गांव में कलिंगर जो होता है, वाटरमेलन, दैट वाज कंसीडर्ड एज मोस्ट टेस्टी वाटरमेलन। पूरे गोवा में ये टेस्टी वाटरमेलन कहा जाता था। और मुझे बहुत, जब मैं 4th से 3rd स्टैंडर्ड में था, याद है जब मई का महीना रहता था तो ये जो वो कलिंगर फार्म में वो लोग हमें बुलाते थे, फार्मर जो थे हमें बुलाते थे। मई महीने के आखिरी सप्ताह में बुलाते थे। और ये सप्ताह में हमें कार्यक्रम क्या रहता था, क्यों बुलाते थे, तो केवल कलिंगर खाना। एक 7 दिन हम वहां जाके जितना चाहे उतना खाओ। बड़े बड़े कलिंगर रखे होते थे, काट के देते थे, हम लोग खाते थे। एक कंडीशन था, ओनली वन कंडीशन, दैट यू कैनॉट च्यू द सीड। जो उसके बीज है वो आप चबा नहीं सकते, वो बाजू में एक छोटी टोकरी होती है उसमें घुसना होता है। वेरी इजी कंडीशन। आई डिडंट रियलाइज टिल आई वेंट टू IIT दैट दे वर ट्रीटिंग अस एज फ्री चाइल्ड लेबर, क्योंकि वो सीड उनको नेक्स्ट सीजन के लिए जरूरी था। और कलिंगर का अगर सीड लगाने के लिए आपने मजदूर रखे तो दिन को आज के हिसाब से 400-500 रुपये देना। और फल तो यूज नहीं होता है सीड निकालने के बाद। आई वेंट टू IIT में 5 बरस अंडर ग्रेजुएशन, उस समय अंडर ग्रेजुएशन 5 बरस था। मैंने फेल नहीं किया और बाद में 1.5 साल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन डिग्री नहीं की। थोड़ा उधर बड़ा स्ट्राइक हो गया, इसमें मैं क्या बाद में करता के बोला बाद में करेंगे, नहीं कर पाया। मुझे लगा कि दुनिया ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन डिग्री है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की और जरूरत नहीं, ऐसा लगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का 7 बरस बाद आओ वापिस गोवा में जब आ गया तो मैंने ये महीने में मार्केट में जाके वो बेचते हैं, उनको पूछा मुझे 15 का कलिंगर दे दो। उन्होंने कहा भाई वहां से कलिंगर पकता नहीं, फार्म नहीं होता है, इट्स नॉट कल्टिवेटेड इन, पर आई वाज शॉक्ड। आई वेंट बैक एंड आई चेक, आई रियलाइज दैट वहां एक्चुअली कलिंगर की जो लागवड़ होती है वो अभी बंद हो गई। आई वाज रियली शॉक्ड। So I checked up again, and then because I like genetic, I realized what had happened. The farmers used to keep the big, बड़ा जो कलिंगर रहता था हमें खाने के लिए रखते थे, क्योंकि बड़ा कलिंगर से जो सीड आता है उसमें से अगले सीजन में बड़े कलिंगर होने का चांस ज्यादा रहता है। अगर हाइट वाला पिताजी हो तो लड़का भी हाइट वाला हाइट हो, नॉट नेसेसरी। लेकिन डाउन द लाइन उसका जब वो फार्मर था, उसका जब लड़का फार्म करने लगा तो उसको लगा ये बड़ा वाला मार्केट में बेचे तो पैसा ज्यादा आता है। उसने छोटा खाने के लिए रखा
अगले बरस का जो कलिंगड़ हो गया वो छोटा हो गया। 2-4 साल में कलिंगड़ इतना छोटा हो गया क्योंकि लोगों ने उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ही बंद कर दिया। इसमें से एक ही चीज लेनी है, कलिंगड़ का जीनेटिक पीरियड जनरेशन का 1 बरस का है। हम लोगों में जीनेटिक पीरियड पर जनरेशन चेंज का 25 बरस का है। 8-10 बरस में कलिंगड़ का जीनेटिक बारीक छोटे छोटे होते हैं, वो खराब क्वालिटी का निकलने लगा। अगर हम लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे अच्छा न रखें तो अगले 10 पीढ़ियों में जीनेटिक हमारा पूरा खराब हो जाएगा। मुझे लगता है शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्व और ज्यादा महत्व की चीज, सबसे अच्छे गुरु शिक्षा में होने चाहिए and not the worst. The teacher we employ for education should be the best because they are teaching the next generation. अगर वो टीचर खराब निकले तो नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा कम खराब, थोड़ा ज्यादा खराब हो जाएगा। ऐसे करते करते 5-6 जनरेशन के बाद में देश की अधोगति होने वाली है। इसके लिए एजुकेशन सेक्टर हैज टू बी गिवन द मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट। आई होप आई एम एबल टू convey my message properly. शिक्षा को महत्व कितना रखता है ये इससे समझे। अगर हम केवल लिटरेट लोगों को बना दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश का यही होने वाला है, पूरा क्वालिफिकेशन होने के बाद देश प्रेम मतलब क्या है ऐसा पूछने वाला आदमी जब मैं देखता हूँ टीवी पे तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी शिक्षा की खराबी के कारण ये हमारे इसमें आ रही है। इसके लिए ज्ञान बहुत महत्व का है और अगर ज्ञान ले रहा है तो एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करना है और एजुकेशन सिस्टम में सबसे बेस्ट रिजर्व थिंग शुड बी फॉर द एजुकेशन। अगर नहीं रखी तो क्या हो सकता है, इसका मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। मैं एक बार पॉलिटिक्स में नहीं था, 1984 में मुंबई जा रहा था। रास्ते में मैंने एक बड़ा बोर्ड देखा। उस समय एडल्ट एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वहाँ बड़े बोर्ड पे 40 बाय 40 फुट के बोर्ड पे बड़े शब्दों में लिखा था लिहायला शिका, मराठी में लिखा था लिहायला शिका, साक्षर हुआ। आप लोगों ने चिल्लाई की, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूँ, ये देखने के बाद मुझे हंसी आ गई। मेरा दोस्त मुझे पूछने लगा क्यों हंस रहे हो? मैं बोला कि ये जिसके लिए है वो पढ़ नहीं सकता है, उसको इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बोर्ड? जिसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट है वो पढ़ नहीं सकता, इसके लिए बोर्ड है। और ये बोर्ड पे लिखा है लिहायला शिका, वासायला शिका, साक्षर हुआ। इट इज एन वेस्टेज ऑफ मनी। 1984 आई रोट टू द DMVP और उसके बाद में वो चेंज होके पिक्चोरियल एजुकेशन का महत्व दिखाने लगे। अभी भी RTO का पीछे रहता है, शिकेट तो पीछे। अरे वो जो सीखा है वही पढ़ सकता है, वो ठीक है। जो पढ़ नहीं सकता है उसको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन ज्ञान से ही चाणक्य आ सकता है। और अगर कैरेक्टर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। देश को छोड़ो, खुद का लाइफ नहीं बना सकते। कैरेक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। कई बार जब मैं पहले बार मुख्यमंत्री बना था उसके बाद में एक बार कार्यकर्ताओं ने मुझे पूछा व्हाट इज योर सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट? My again spontaneous response was, in spite of being chief minister for 4 years, I managed to stay clean. Now this is a very simple thing. लेकिन आज के जमाने में लोगों को यह अजीब लगता है कि कोई क्लीन रह के भी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकता है। I can vouch for it. मैं आपको बता सकता हूँ, चारित्र्य अच्छा रहने से नुकसान नहीं होता है, थोड़ी देर होती है, लेकिन इसका फायदा पॉलिटिक्स में भी आज भी हो रहा है। आज
तो उसके शब्द के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं। अपने प्रधानमंत्री जो है उनको जो पूरे देश को बदलने का उनका जो मंसूबा है, इट्स अ विजन फॉर अ वेरी लॉन्ग हाउ। जिनको विजन नहीं है उनको ये दिखेगा नहीं। थोड़े लोगों को विजन नहीं है, ये पूरा दुनिया को मालूम है। उनके शब्द ऐसे रहेंगे जिसको कुछ विजन नहीं होगी। वो आलू की फैक्ट्री बना देंगे, वहां गोलियों की पिस्तौल की फैक्ट्री बनाएंगे अमेरिका में। वो अभी तक चालू, मैं भी चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे आलू की फैक्ट्री भी बन जाती। देश का नसीब अच्छा है कि मोदी जी आ गए। लेकिन मैं इतना ही बोलता हूँ कि कैरेक्टर से अगर हर एक क्षेत्र में हम चारित्र्य निर्माण करें तो हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। और ये करना इतना नामुमकिन नहीं है। मुझे एक चीज की गारंटी है कि यहाँ जो छात्र शक्ति बैठी है, इट इज एन पोटेंशियल न्यूक्लियस चाहिए होता है। इट इज एन पोटेंशियल न्यूक्लियस। हमारे साइंस में, आप भी साइंस के टीचर है, जब तक मिनिमम चीजें एक साथ नहीं आती है तब तक बड़े चीजों में कुछ होता, बड़ी चीज होती है। अगर क्रिस्टलाइज होना है, शक्कर भी क्रिस्टलाइज होने पर जाती है तो पानी में उसका कॉन्सेंट्रेशन करीबन 10-12% से ज्यादा होता है, तो ही शक्कर स्लोली क्रिस्टलाइज होती है। उसके लिए न्यूक्लियस फॉर्मेशन की प्रोसेस। मुझे लगती है ये छात्र शक्ति, ये न्यूक्लियस है। ये छात्र शक्ति का न्यूक्लियस से देश की शक्कर बढ़ा दो। इतना ही कहकर मैं आपका विराम लेता हूँ। अब मैं आभार प्रदर्शन हेतु स्वागत समिति के सचिव श्री मनोज जी को आमंत्रित करता हूँ और आभार प्रदर्शन के पश्चात सभी प्रतिनिधि अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। नियंत्रक द्वारा कुछ सूचनाएं दी जाएंगी। सम्मानित मंच, उपस्थित विद्वजन, भाइयों बहनों, हम आभारी हैं और अभिभूत हैं देश के रक्षा मंत्री को अपने बीच पाकर आपने अपने व्यक्तिगत समय में से हमारे लिए समय निकाला। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपने हमसे जो अपेक्षा की है, देश के शिक्षा के क्षेत्र में बेस्ट जेनेटिकल प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके रखने की जो अपेक्षा की है, उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हम बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करते हैं आपका। साथ ही हम आभारी हैं मां भारती की पुत्री और देश की शान पद्म भूषण सुश्री सोनल मार्टिन जी का आपकी उपस्थिति हमारे व्यक्तित्व निर्माण में कला और संस्कृति का समावेश हो, इस ओर अग्रसर करती है। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय टीम का, आदरणीय सुनील जी का, आदरणीय नागेश जी का और समस्त वरिष्ठ जनों का, जिनकी वजह से इंदौर के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने का अवसर प्राप्त हुआ। हम आभारी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसरकारवाह आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय दत्तात्रेय जी और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय मदन दास जी का। आपकी उपस्थिति हमें आत्मबल प्रदान करती है। हम आभारी हैं समस्त गणमान्य जन का, इंदौर शहर के गणमान्य नागरिकों का, उपस्थित स्वागत समिति के सदस्यों का, साथ ही मीडिया के न सिर्फ इंदौर के बल्कि देश भर से आए हुए साथियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं इस स्थल को उपलब्ध कराने वाली इस महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति का तथा देवी गंगा विश्वविद्यालय का और अन्य विद्यालय महाविद्यालय जिन्होंने इस आयोजन को करने में अपना सहयोग प्रदान किया।
साथ ही हम हृदय से आभारी हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिवेशन को संपन्न कराने में जिन जिन लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है, हम सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।